integrate it, add wings to your career. अब अपना नया टॉपिक आता है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम क्या होता है? ये राजस्थान जेईई के सिलेबस में नहीं है, एसएससी जेईई के सिलेबस में है। तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम होता क्या है, तो उससे वो समझने से पहले अपन दो क्वेश्चंस है वो देखते हैं। एक छोटी सी टर्म में बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा पता चले कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम क्या होता है। आपने देखा है कि जितने भी ब्रिज बने हुए होते हैं, जैसे मान लो कि मेरे पास ब्रिज बना हुआ है, ये पिलर्स पे टिके हुए होते हैं, इसके ऊपर यहाँ पे पेडेस्टल लगी हुई होती है। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि जब अपन ब्रिज को डिज़ाइन करते हैं, तो ब्रिज को जब डिज़ाइनिंग करते हैं तो ये जो अपने पास पियर्स होते हैं, पियर्स के ऊपर जो पेडेस्टल लगी होती है उसके ऊपर स्लैब रखी हुई होती है। ठीक है, वो जो स्लैब होती है वो फिक्स नहीं होती है, वो मेरे पास क्या होती है, हिंज का काम करती है। यानी कि ये जो स्लैब रखी हुई है ये पेडेस्टल के ऊपर रखी हुई है, पेडेस्टल और स्लैब के बीच में एक बियरिंग प्लेट होती है। तो बियरिंग प्लेट के ऊपर जो स्लैब रखी हुई होती है, इट मीन्स वो एक क्या काम कर रही है, वो एक हिंज सपोर्ट का काम कर रही है। तो हिंज सपोर्ट का काम कर रही है मीन्स अपन जब भी इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाएंगे तो उसमें देखेंगे कि ये जो सारे सपोर्ट्स अपने को क्या मिल रहा है, हिंज मिल रहा है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का मीनिंग क्या हुआ। इसका मीनिंग ये हुआ कि मान लो कि आपके पास जैसे ये मेरे पास एक कोई ब्रिज का मैंने सैंपल लिया, तो इस ब्रिज में आप बाइक लेके यहाँ खड़े हो। ठीक है, तो इस वाले स्पान को आपको कंप्लीट करना है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होना है और यहाँ तक आपको इसको खत्म करना है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब आप यहाँ खड़े हो तो जब इस पे मूव करोगे तो यानी कि जब आप यहाँ पे थे तो इसका वेरिएशन कुछ अलग होगा, यानी कि जब आप यहाँ पे थे तो इसका कुछ डिफ्लेक्शन कर्व कुछ अलग बनेगा। जब आपकी पोजीशन यहाँ पे होगी तो इस स्लैब की डिफ्लेक्शन कर्व की कुछ पोजीशन अलग बनेगी। यानी कि अगर मैं आपके लोड को एक यूनिट लोड मान लूँ, क्या मानूं, यूनिट लोड मानूं, तो यूनिट लोड एक किसी पर्टिकुलर स्पान पे इस एंड से लेके दूसरे वाले एंड तक मूव करता है, तो उसके हर पार्टिकल पे यानी कि हर पॉइंट पे मोमेंट की और शेयर फोर्स की वैल्यू चेंज होती है। मेरा कहने का मीनिंग हुआ कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, इन्फ्लुएंस लाइन किसी पर्टिकुलर पॉइंट और किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए मुझे क्या रिप्रेजेंट करता है, एक कर्व रिप्रेजेंट करता है। मीन्स जब मैं यहाँ था तो उसका कर्व कुछ अलग बनेगा, जब मैं यहाँ होऊंगा तो उसका कर्व कुछ अलग बनेगा। यानी कि जैसे जैसे मैं मूव करता जाऊंगा उस स्लैब का कर्व चेंज होता जाएगा। तो ये 3D व्यू जब आपको देखना है तो आप ऑटोगेड या स्टड में इसको, स्टड प्रो में आप इसको बना सकते हो। स्टड प्रो में आप इसकी डिजाइनिंग करके देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि जब आप इस पोजीशन पे खड़े हो तो आपका इन्फ्लुएंस लाइन कैसा बन रहा है। जब आप जैसे जैसे इसको मूव करते जाओगे तो आपको 3D एनिमेशन में दिखता जाएगा कि वो उसका जो डिफ्लेक्शन कर्व का जो डायग्राम है वो बीम के अलोंग कैसा चेंज हो रहा है। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पे लिखा कि वो एक क्या रिप्रेजेंट करता है, एक कर्व को रिप्रेजेंट करता है। हुज ऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट टू द स्केल, उसके ऑर्डिनेट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, किसी पर्टिकुलर स्केल को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो कि जब मैं यहाँ पे खड़ा था तो मुझे यहाँ पे मैक्सिमम कोई ऑर्डिनेट मिला, बेंडिंग मोमेंट का हो सकता है या फिर शेयर फोर्स का हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे जो ऑर्डिनेट मिला है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्केल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स एक क्वांटिटी होगी, एक वैल्यू होगी। जैसे मैं बात करूँ कि ये जैसे मेरे पास कोई एक बीम है, तो इसका जब मैंने कोई बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया, मैंने मान लिया कि ये दोनों लोड यहाँ पे फिक्स है, मतलब मूव नहीं कर रहा है, मैंने किसी एक पॉइंट पे इनको फिक्स मान लिया। तो ये वाला जो लोड है इसके नीचे मुझे कुछ ऑर्डिनेट मिलेगा, तो इस ऑर्डिनेट की मुझे कोई एक वैल्यू मिलेगी, वो जो डिजिट मिलेगी वो मुझे क्या रिप्रेजेंट कर रही है, स्केल को रिप्रेजेंट कर रही है। अब स्केल आगे क्या बोला है इसने, द वेरिएशन ऑफ ए फंक्शन, वो किसी भी फंक्शन का वेरिएशन हो सकता है। मतलब वो हो सकता है कि वो मुझे बेंडिंग मोमेंट की फॉर्म में मिल रही हो, वो हो सकता है कि मुझे शेयर फोर्स की फॉर्म में मिल रही हो। उसके बाद क्या कहता है कि सच है शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, डिफ्लेक्शन किसी भी फॉर्म में मिल सकता है। कब? जब एट द पॉइंट और सेक्शन व्हेन द यूनिट लोड मूव्स अक्रॉस द स्ट्रक्चर, जब यूनिट लोड किसी स्ट्रक्चर को पास करता है। मान लो कि आपके पास एक कोई ऐसा ब्रिज बना हुआ है, यहाँ पे एक पिलर है और दूसरा पिलर आपके पास यहाँ पे है। तो आपका जो व्हीकल है वो ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक पहुँचता है, तो वो धीरे धीरे जैसे इस पे मूव करता जाएगा उसके हर सेक्शन पे, हर पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो वो जो मेरे पास बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू चेंज होती जा रही है उसको अपन कहते हैं इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। यानी कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम मुझे क्या देता है, एक कर्व देता है। जब एक यूनिट लोड ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक यानी कि वो थ्रू आउट द स्पान मूव करता है, तो उसके किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे या पर्टिकुलर पॉइंट पे उसके स्ट्रेस कंपोनेंट कौन कौन से हो गए, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और डिफ्लेक्शन, उनकी एक मुझे वैल्यू मिलती है। उस वैल्यू को अपन क्या बोलते हैं, स्केल वैल्यू बोलते हैं। यानी कि वो वैल्यू मुझे यहाँ पे जो मिलेगी वो एक स्केल को रिप्रेजेंट करती है, जो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, मतलब शेयर फोर्स में हो सकती है, बेंडिंग मोमेंट में हो सकती है और
डिफ्लेक्शन की फॉर्म में हो सकती है। तो ये हुआ अपने पास इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। अब मैं इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम क्यों पढ़ता हूँ, वैसे इसके बारे में भी बेसिक अपन देख लेते हैं। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम में इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि स्लोप डिफ्लेक्शन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपने पढ़ा है एसएफडी और बीएमडी बनाना, यानी कि कोई अगर बीम मेरे पास गिवन है उसका अगर आपको एसएफडी बीएमडी बनाना है तो उसमें क्या कंडीशन होती थी कि मैंने मान लिया कि आपको एक बीम दे दी, इसमें मैंने आपको बोल दिया कि यहाँ पे आपके पास एक लोडिंग लगी हुई है, इसका आप एसएफडी और बीएमडी बनाओ। बट मैं अगर आपको सॉम में बोल दूं कि ये वाला जो लोड है वो थ्रू आउट द स्पान मूव कर रहा है, तो अब मुझे इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना के बताओ, तो वो अपन सॉम से सॉल्व नहीं कर सकते। सॉम में जो लोडिंग होती है वो वहां पर फिक्स होती है। बट इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का क्या फायदा है कि लोडिंग मेरे पास जो होगी, लोडिंग की वैल्यू चलो मान लो उतनी है, बट वो थ्रू आउट द स्पान मूव कर रही है, तो मुझे किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू बतानी है, तो वो उसके लिए मैं इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम यूज करता हूँ। क्लियर है? तो अब अपन डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लिया जिसमें शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दोनों निकाला है, और इसमें एक यूडीएल का केस भी ले लिया और एक पॉइंट लोड का केस भी ले लिया। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे यहाँ पे गिवन है, मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको पढ़ के बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे गिवन है कि आपके पास 2 व्हील लोड है 16 किलो न्यूटन और 8 किलो न्यूटन के, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है कितनी? 2 मीटर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मुझे क्वेश्चन में गिवन है 2 मीटर गिवन है। फिर उसने बोला है कि ये जो दोनों व्हील लोड है वो थ्रू आउट द स्पान मूव कर रहे हैं। क्लियर? अब उसने बोला है कि टोटल स्पान लेंथ है मेरे पास 10 मीटर, मुझे इसका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाना है किसके लिए? बेंडिंग मोमेंट के लिए और शेयर फोर्स के लिए। कहां से बनाना है? लेफ्ट साइड से 4 मीटर डिस्टेंस में, यानी कि मुझे सी पॉइंट पे इसका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। फिर उसने ये बोला है यानी कि मुझे उसने क्वेश्चन में गिवन है कि एक कोई पर्टिकुलर सेक्शन है जो लेफ्ट साइड से 4 मीटर पे है, वहां पर आपको बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स बनाना है। इसका कहने का मीनिंग हुआ कि जैसे मान लो आपके पास ये स्पान है, जो मैंने ब्रिज का स्पान लिया, नीचे पियर्स है, तो मुझे चाहिए कि यहाँ पे किस जगह बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आएगा। पहली चीज तो मेरे माइंड में ये आनी चाहिए कि जहां लोडिंग मैक्सिमम होगी वहीं बेंडिंग मोमेंट भी मुझे मैक्सिमम मिलेगा। पहला डाउट क्लियर। दूसरी चीज, अब जैसे इसने तो मुझे यहाँ पे सेक्शन पे बोल दिया कि यहाँ से 4 मीटर पे आप वो निकाल के बताओ। मान लो कि अगर वो 4 मीटर मुझे क्वेश्चन में नहीं देता कि मुझे 4 मीटर पे मैक्सिमम यानी कि मुझे बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स चाहिए, 4 मीटर पे मुझे वो कहने को नहीं देता, तो मैं क्या करता, इसको मान लो कि ये आपके पास बाइक है, बाइक पे आगे वाले व्हील पे आपके पास 8 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है और पीछे वाले व्हील पे आपके पास 16 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको बाइक मान सकते हो। अब ये 2 मीटर की डिस्टेंस, यानी कि अगर ये मूव हो रहा है तो पूरा एक साथ हो रहा है, ऐसा नहीं है कि 16 मीटर पीछे चला गया तो 8 मीटर अपने पास यही है, ये दोनों एक साथ मूव हो रहे हैं, यानी कि 2 मीटर की डिस्टेंस है, तो आप इसको बाइक एज्यूम कर सकते हो। जब ये बाइक इधर से इधर मूव कर रही है, अब इसने बोला है कि मुझे 4 मीटर में निकालना है, 4 मीटर नहीं गिवन होता तो अपन क्या करते हैं, अपन ये मान के चलते हैं कि मुझे सेंटर पे जो बेंडिंग मोमेंट है वो मैक्सिमम मिलता है। तो मैं क्या करता है, इसको जैसे टोटल डिस्टेंस है मेरे पास कितनी है, 10 मीटर है, तो 10 मीटर का सेंटर होता है कहीं पे 5 मीटर पे, तो 5 मीटर पे मैं 16 किलो न्यूटन को लगाता। क्लियर है? और 8 किलो न्यूटन उसके 2 मीटर आगे आ जाता ऑटोमेटिकली, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि 8 किलो न्यूटन का लोड लीडिंग पे है और 16 किलो न्यूटन वाला लोड उसके पीछे है, जो कि 2 मीटर डिस्टेंस पे आपको गिवन है। ठीक है, तो अगर आपको सेक्शन गिवन है तो सबसे बढ़िया बात है, उस सेक्शन पे आप डायरेक्ट मैक्सिमम लोडिंग लगा दो, और अगर सेक्शन गिवन नहीं है तो आप उसको सेंटर पे मान लो। क्लियर है? जैसे मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में सेक्शन पे गिवन है तो मैं इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करता हूँ। अब मैंने ये क्या क्या बनाया, ये मेरे पास है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और ये मेरे पास है उसका शेयर फोर्स डायग्राम। अब इसमें मुझे क्या समझ में आ रहा है, इसमें मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम क्या हमेशा स्ट्रेट बनता है, चाहे अगर लोडिंग जो पैराबोलिक गिवन हो या फिर यूडीएल गिवन हो, लोडिंग जो है वो पॉइंट लोड गिवन हो या फिर यूडीएल गिवन हो, तो उस दोनों कंडीशन में क्या स्ट्रेट लाइन बनेगी? बिल्कुल, ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन को देता है, यानी कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम कभी पैराबोलिक नहीं होता है, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा, चाहे वो लोडिंग मेरे पास पॉइंट लोड हो या फिर यूडीएल गिवन हो। ठीक है, अब ये ट्राइंगल बना और शेयर फोर्स का ऐसा क्यों बना, तो इसके लिए एक मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम में थोड़ा सा बताया गया है, तो वहां से मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि मान लो जैसे अपने पास यहाँ बना देता हूँ, यहाँ देखो, यहाँ जैसे मुझे किसी पर्टिकुलर पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, तो मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम में मुझे समझाया हुआ है कि किसी पॉइंट पे मुझे अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है तो आप क्या करो, उस पॉइंट के लेफ्ट साइड को एंटी क्लॉकवाइज और उसके राइट साइड को क्लॉकवाइज रोटेट कर दो, यानी कि ये मेरे पास जैसे जॉइंट है ये, यानी कि इस सेक्शन में मुझे निकालना है, तो इस पे आप मूवमेंट दे दो, तो मूवमेंट दोगे तो क्या होगा, आपकी जो बीम है उसका कुछ शेप ऐसा बन जाएगा,
यानी कि ये वाला पॉइंट जो है वो आपको यहाँ मिलेगा और ये वाला जो पॉइंट है वो आपको यहाँ मिलेगा। तो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ ऐसा बनता है। क्लियर है। अब शेयर फोर्स के लिए क्या कहता है वो, शेयर फोर्स के लिए कहता है कि जिस पॉइंट पे आपको निकालना है वहां आप क्या करो, स्लाइडर रोलर लगा दो। ये मैंने लगा दिया स्लाइडर रोलर। अब स्लाइडर रोलर लगा दिया तो क्या होगा, स्लाइडर रोलर कुछ ऐसा लगा हुआ होता है, वो ऐसे ऐसे मूव करता है। क्लियर है। तो यानी कि जब एक पोर्शन इधर जाएगा तो दूसरा पोर्शन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो इसका जो डायग्राम बनेगा यानी कि ये वाली बीम यहाँ पहुंच जाएगी और ये वाली बीम मेरे पास कुछ यहाँ पहुंच जाएगी। तो इसका डायग्राम अपने पास कुछ ऐसा मिलता है। क्लियर है। यानी कि ये सिर्फ समझने के लिए। क्लियर है ना, कि अपने को शेयर फोर्स का डायग्राम हमेशा ऐसा बनाना है और बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम अपने को ऐसा बनाना है। क्लियर है। तो मैंने बनाया कि इसका जो पहली चीज बनाई मैंने इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मुझे सी सेक्शन के नीचे ही निकालना है, तो मैंने इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ ऐसा बना दिया। फिर मुझे इसका शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है, तो इसी पॉइंट के नीचे बनाना है, तो मैंने इसका शेयर फोर्स डायग्राम बना दिया। अब मुझे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम में गिवन होता है कि मैक्सिमम ऑर्डिनेट जो होता है ना, जैसे जिस सेक्शन पे आपको निकालना है उस सेक्शन पे मैक्सिमम जो ऑर्डिनेट होगा उसके लेफ्ट साइड की डिस्टेंस मैंने मान ली x है, उसके राइट साइड की डिस्टेंस मैंने मान ली टोटल डिस्टेंस में से इसको माइनस किया l माइनस एक्स है। तो लेफ्ट साइड की डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय राइट साइड की डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस मीन्स x मल्टीप्लाई बाय l माइनस एक्स डिवाइडेड बाय l। ये इसका मैक्सिमम ऑर्डिनेट होता है किसके लिए, बेंडिंग मोमेंट के लिए। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ कि शेयर फोर्स के लिए मुझे ऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो ऑर्डिनेट्स इसमें क्या कहता है कि जो स्पान ज़्यादा है, जिस साइड में स्पान ज़्यादा है उसकी लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, और दूसरे वाले सेक्शन की अगर बात करेंगे छोटे वाले स्पान की तो उसकी लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ यानी कि x बाई एल और l माइनस एक्स बाई एल। तो ये वाला ऑर्डिनेट मुझे यहाँ से मिल जाएगा। तो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के लिए ऑर्डिनेट अपन ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया ये डायग्राम ऐसा क्यों बनता है और ये ऑर्डिनेट की वैल्यू अपने पास कैसे आएगी। तो ये फॉर्मूला उसमें मुझे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम में डायरेक्ट गिवन है। ठीक है, ये आपको याद कर रखना है। जब भी आपके पास पॉइंट लोड गिवन होगा, तो अगर पॉइंट लोड नहीं है, अगर यूडीएल भी है, तो मैक्सिमम ऑर्डिनेट आपको ऐसे ही निकालना है। क्लियर है। अब क्या करना है मुझे, चलो मैक्सिमम ऑर्डिनेट यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं कि 4 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 10। तो मैंने इसको सॉल्व किया, कितना आंसर आ जाएगा मेरे पास 2.4। क्लियर है। अब इस डिस्टेंस को निकालो, ये कितना है l माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टोटल डिस्टेंस है 10। तो 6 डिवाइडेड बाई 10 कितना आ जाएगा 0.6 आ जाएगा। और ये कितना आएगा x बाई एल, तो x बाई एल मेरे पास कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 10 कितना आ जाएगा 0.4। अब आपको एक चीज़ यहाँ से पता चल रही है, मैंने सिर्फ 2.4 लिखा है, मीटर वगैरह कुछ नहीं लिखा। तो मीटर वगैरह कुछ नहीं लिखा है, नहीं कि लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ करेंगे कुछ नहीं आएगा। तो मैंने देखो एक यहाँ पे एक टर्म लिखी है कि रिप्रेजेंट टू द स्केल, एक स्केल को रिप्रेजेंट करता है कि मुझे इतनी स्केल मिली है। वो जो वेरिएशन हो सकता है वो किसी भी फंक्शन को हो सकता है, मतलब चाहे वो शेयर फोर्स हो, चाहे बेंडिंग मोमेंट हो, चाहे डिफ्लेक्शन हो। तो ये मुझे स्केल क्या रिप्रेजेंट कर रही है, बेंडिंग मोमेंट को कर रही है। ये स्केल मुझे क्या रिप्रेजेंट कर रही है, शेयर फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब मुझे इनके मैक्सिमम ऑर्डिनेट मिल गए। अब दूसरा क्या काम करना होता है कि जिस सेक्शन में पूछा है उस लोडिंग के नीचे आप वो ऑर्डिनेट निकाल लो, वो निकाल लिए। अब दूसरी अगर कोई लोडिंग है तो उसके नीचे का भी ऑर्डिनेट आपको निकालना आना चाहिए। तो ये वाला ऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ये ऑर्डिनेट निकालेंगे अपन सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी से। तो मैं इसको यहाँ बना देता हूँ, देखो ये आपको दिख रहा होगा। ये वैल्यू अगर मेरे पास जैसे 2.4 है, कितनी है 2.4। यहाँ मुझे कुछ वैल्यू निकालनी है जिसकी वैल्यू मैंने मान ली x है, कितनी है x हो गई। x नहीं आप y मान लो, आपके पास 2x हो जाएंगे, नहीं तो यहाँ आप y मान लो, ये मैंने y मान लिया। इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो देखो ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस तो 2 मीटर है ना, ये डिस्टेंस 2 मीटर है। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई मेरे पास, टोटल डिस्टेंस कितनी है 6 मीटर है ना। तो पीछे जो बची हुई डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी मेरे पास 4 मीटर होगी। तो अब मुझे यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है। तो सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी आपको आता है, छोटा वाला ट्रायंगल उसका रेशियो डिवाइडेड बाय बड़े वाले ट्रायंगल की वो जो साइड वगैरह आप जो भी ले रहे हो उसका रेशियो। यानी कि मैं इसका बेस ले रहा हूँ, तो छोटे वाले ट्रायंगल का बेस y, बड़े वाले ट्रायंगल का बेस कितना हो गया 2.4। तो y डिवाइडेड बाई 2.4 इक्वल टू छोटे वाले ट्रायंगल की हाइट कितनी है 4 डिवाइडेड बाई बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट कितनी है 6। तो आप इसको सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल सकते हो ना। तो जब मैं इसको सॉल्व करके y की वैल्यू निकालूंगा तो मुझे y की वैल्यू कितनी मिलेगी, ये वैल्यू आएगी आपके पास 1.6। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1.6। अब सेम काम यहाँ पे करना है, ये ऑर्डिनेट है, सॉरी ये लोडिंग गिवन है, तो इस लोडिंग के नीचे भी मुझे ऑर्डिनेट मिलेगा शेयर फोर्स में भी। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0.6 है। तो ये सिमिलर ट्रायंगल लो, सिमिलर ट्रायंगल को वैसे ही सोल्व करो, तो 0.6 है। तो जब मैं इसको वैसे ही सोल्व करूंगा तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी मुझे
वो आपके पास वैल्यू आएगी 0.4, तो यहाँ लिख दिया मैंने 0.4। क्लियर है। अब देखो इधर कोई लोडिंग गिवन नहीं है, तो इस वाले ट्रायंगल में कोई ऐसा ऑर्डिनेट नहीं आएगा। तो जहां लोडिंग गिवन होती है उसी के नीचे मुझे ऑर्डिनेट मिलता है। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब क्या करना है, आपको डायरेक्ट उस पर्टिकुलर सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट और उस पर्टिकुलर सेक्शन पे शियर फोर्स की वैल्यू चाहिए। तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम क्या बोलता है कि आप ऑर्डिनेट कैलकुलेट करो, उसके बाद में क्या करोगे, जो लोडिंग गिवन है उसको उसके डायरेक्ट ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब जैसे मैं अगर बेंडिंग मोमेंट की बात करूंगा तो मुझे सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट चाहिए, तो 16 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2.4 से, तो 16 इंटू 2.4 प्लस उसको बाद में ऐड करते जाना है। तो फिर लोडिंग गिवन है और उसका ऑर्डिनेट इतना गिवन है, तो कितना हो गया मेरे पास 8 मल्टीप्लाई बाई 1.6। जो भी आंसर आएगा उसकी यूनिट लिख देना किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद है अपने पास शेयर फोर्स, तो शेयर फोर्स का निकालना है। तो जो लोडिंग गिवन है उसका ऑर्डिनेट, तो 16 इंटू 0.6, तो मैंने यहाँ पे लिखा 16 इंटू 0.6 प्लस फिर ये वाला लोड और इसका ऑर्डिनेट, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 0.4, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 0.4, ये आंसर आ जाएगा किलो न्यूटन में। अब अगर किसी के माइंड में ये आ रहा है कि मैंने 16 इंटू 0.6 किया, 0.4 क्यों नहीं किया, तो 0.4 वाली वैल्यू देखो इस लाइन के नीचे आ रही है, मीन्स ये वाला जो ट्राइंगल है वो माइनस में दे रहा है और ये वाला जो ट्राइंगल है वो पॉजिटिव में दे रहा है। ठीक है, तो अभी सिर्फ अपन पॉजिटिव में ले रहे हैं, तो ये वाली जो शेयर फोर्स की वैल्यू है वो अपने को पॉजिटिव वाली मिल रही है। तो मैंने जो पॉजिटिव में जितने भी स्केल्स है सिर्फ उसको मल्टीप्लाई किया है। अगर आप नेगेटिव में भी निकालना चाहते हो तो आप यहाँ पे निकाल लो आप सी नेगेटिव में, तो वो कितना आएगा 16 इंटू 0.4, या आप यहाँ लिख देना 16 इंटू 0.4, जो भी आपका आंसर आता है किलो न्यूटन में। क्लियर है। तो आपको पॉजिटिव में और नेगेटिव में वैल्यू अलग अलग लेनी है। तो इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो आपको लिखनी होती है, क्योंकि मैक्सिमम शेयर फोर्स के लिए और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए तो बीम को डिजाइन करेंगे। क्या इस पे इतना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, इस पे इतना मैक्सिमम शेयर फोर्स आ रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग तो बताऊंगा कि इस मटेरियल की इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ये वाला मटेरियल अपने को लेना है, इसकी बीम की, इसकी स्लैब की, इसकी कॉलम की थिकनेस इतनी होनी चाहिए। क्लियर है। तो आपको एक सिंपल क्वेश्चन समझ में आया कि अगर पॉइंट लोड गिवन हो और सेक्शन पे मूव कर रहे हो, यानी कि उस पर्टिकुलर बीम पे मूव कर रहे हो, तो किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे अपने को निकालना है, तो अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है यूडीएल गिवन है। क्या गिवन है, यूडीएल गिवन है। तो यूडीएल में मुझे ये बोला है कि यूडीएल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है, यानी कि पूरा यूडीएल इस पे मूव कर रहा है। ठीक है। अब यूडीएल का क्या है, मतलब लोड आप कैसे समझ सकते हो, यूडीएल का लोड आप मान के चलो जैसे टैंक होता है ना जिसमें वो टायर पे पट्टी लगी होती है, तो उसको आप यूडीएल समझ सकते हो, वरना ट्रक वगैरह तो पॉइंट लोड जैसा काम करेगा। तो मैंने वो वाला यूडीएल माना। अब मैंने इसको यूडीएल क्यों माना, क्योंकि जनरली अपने जो ब्रिज वगैरह से जो गाड़ियाँ गुजरती है वो तो ट्रक होते हैं, बस होती है, यानी कि टैंक वगैरह तो अपने यहाँ से जाते नहीं है, तो मैं उनको पॉइंट लोड मान के भी तो सॉल्व कर सकता था। मैंने ये यूडीएल इसलिए माना है कि जब मैं यूडीएल लगाऊंगा तो मुझे लोड की वैल्यू तो मैक्सिमम मिलेगी ना, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम केस यूडीएल का बन सकता है, और तो क्या बनेगा। ठीक है, तो ये वाला यूडीएल का केस है, तो इस यूडीएल के अकॉर्डिंग मुझे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो चीज अपन यहाँ पे देखते हैं। अब अपन बात कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि आपके पास टोटल जो स्पान है वो 12 मीटर का है, और सी सेक्शन पे मुझे बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स की वैल्यू आपको निकालनी है। तो डायग्राम वैसे ही बनाओगे, जिस सेक्शन पे आपको निकालना है वहां ट्रायंगल बना दो, जिस सेक्शन पे आपको बनाना है शेयर फोर्स उसका ट्रायंगल कुछ ऐसा बना दो। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया कि सी पॉइंट पे मुझे सेक्शन पे क्या निकालना है, बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स निकालना है। अब अगर पॉइंट लोड होता तो मैं डायरेक्ट इसी पॉइंट पे उसको रख देता, बट ये तो यूडीएल है ना, तो मैं यूडीएल को कैसा रखूं, क्या आधा इधर रखूं और आधा इधर रखूं, जरूरी नहीं है। हो सकता ना जब मैं आधा कंप्लीट इधर रखूं और आधा कंप्लीट इधर रखूं, जैसे इसकी टोटल डिस्टेंस है 5 मीटर, तो इस सी सेक्शन से 2.5 मीटर इधर रखूं और 2.5 मीटर इधर रखूं, तो क्या मुझे मैक्सिमम मिलेगा, कोई जरूरी नहीं है। तो क्या मैं इधर 1 मीटर रखूं, 4 मीटर इधर रखूं क्योंकि इधर स्पान ज्यादा है, वैसा रखूं तो क्या मैक्सिमम मिलेगा, ये भी कोई जरूरी नहीं है। तो अपन इसमें कैसे मतलब फाइंड आउट करेंगे कि मैं इस यूडीएल को कैसे रखूं ताकि मुझे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू यहाँ पे जो ऑर्डिनेट है वो मैक्सिमम मिले। तो उसके लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक इसमें गिवन है कि जब आप इस बेंडिंग मोमेंट को इस तरीके से रखेंगे कि आपको ये जो साइड वाले ऑर्डिनेट्स आपको दिख रहे हैं, ये जो ऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं ना जहाँ पे ये बेंडिंग मोमेंट यानी कि यहाँ पे जो ये यूडीएल है जहाँ जाके खत्म हो रहा है और जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये दोनों ऑर्डिनेट्स की वैल्यू जहाँ आपको सेम मिलती है, यानी कि आपने जो यूडीएल की पोजीशन लगाई है वो सही लगाई है। तो इन ऑर्डिनेट्स की वैल्यू सेम लाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने मान लिया
कि ये जो यूडीएल है वो सी सेक्शन से इधर कुछ डिस्टेंस पे है, उसको मैंने स्मॉल सी मान लिया, और इधर राइट साइड में क्या हो जाएगा, टोटल में से सी माइनस कर दो तो ये वाला सेक्शन हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये करूंगा कि यूडीएल को अपन को इस हिसाब से सेट करना है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा एक रेशियो होता है यूडीएल के लिए, तो वो रेशियो आपको याद रखना है कि ये वाला जो स्पान है, यानी कि जो ए बी स्पान है, इसमें मैंने जो सेक्शन लिया सी, और ये वाला जो छोटा वाला स्पान है यानी कि जिसपे यूडीएल गिवन है, उसका मैंने सेंटर पॉइंट मतलब उसका मैंने एक पॉइंट माना है सी। तो सी पॉइंट के लेफ्ट साइड में ये जो यूडीएल आ रहा है और सी पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो इस अपना मेंबर है उसकी जितनी लेंथ है उन दोनों का रेशियो मतलब सी डिवाइडेड बाय 3 वो बराबर होता है किसके, अपना जो पॉइंट है उसकी राइट साइड में जितनी यूडीएल की वैल्यू उसका जितना स्पान है, यानी कि 5 माइनस सी डिवाइडेड बाई सी सेक्शन के राइट साइड में अपना जितना स्पान है डिवाइडेड बाई 9, इन दोनों के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, ये कंडीशन अपने को उसमें आईएलडी के थ्योरी में गिवन है, तो वो वहां से अपने को ध्यान रखनी है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ यहाँ से सी की वैल्यू मिलेगी। मैं इसको सॉल्व करूंगा, सी की वैल्यू मिल गई मेरे को 1.25 मीटर, तो सी की वैल्यू आई है मेरे पास 1.25 मीटर, तो ये 5 माइनस ए पर निकाल सकते हैं। क्लियर। अब मुझे क्या निकालना है, मैक्सिमम ऑर्डिनेट निकालना है। तो मैक्सिमम ऑर्डिनेट का तरीका वही है सेम, क्या करो, लेफ्ट साइड की डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई राइट साइड की डिस्टेंस डिवाइडेड बाई द टोटल डिस्टेंस। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, एक्स एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एल, सॉल्व किया कितना आंसर आया 2.25, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, सॉल्व करोगे ये आंसर आ जाएगा। ये हो गया अपने पास मैक्सिमम ऑर्डिनेट। अब ये वाला ऑर्डिनेट और ये वाला ऑर्डिनेट निकालना है, तो ये ट्राइंगल ले लो, सिमिलर ट्राइंगल से आप ये डिस्टेंस निकाल लो, ये हाइट निकाल लो, और फिर ये बड़ा वाला ट्राइंगल ले लो, उस बड़े वाले ट्राइंगल को ऐसे रख के आप ये वाले हाइट निकाल लो। जब आप ये दोनों हाइट निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों y की वैल्यू मुझे सेम मिल रही है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपके जो ये यूडीएल की पोजीशन है वो आपने सही लगाई है। क्लियर हुआ। तो आपने यूडीएल की पोजीशन सही लगा लिया, आपने सारे ऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लिए। तो अब मुझे क्या निकालना है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो अपन क्या करते हैं, लोड और उसका ऑर्डिनेट। अब ऑर्डिनेट तो यहाँ पे मुझे कुछ गिवन नहीं है, बट यूडीएल है ना, यूडीएल के नीचे तो पूरा एरिया आएगा, तो अपन क्या करेंगे, उसके लोडिंग से उसके एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे। करो देखें यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, पहले मैंने इसका एरिया ले लिया प्लस इसका एरिया ले लिया और उसको लोडिंग से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैंने क्या किया, लोडिंग कितनी गिवन है मुझे, 2 किलो न्यूटन पर मीटर की लोडिंग गिवन है, तो 2 को मल्टीप्लाई किया इसके एरिया प्लस इसके एरिया से, तो ये वाला एरिया ले लिया। ये क्या दिख रहा है मेरे को, एक चतुर्भुज दिख रहा है, उसका एरिया क्या होता है, पैरेलल साइड्स का एडिशन डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है c, यानी कि 1.25 याद रखा मैंने, प्लस पैरेलल साइड का एडिशन डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 5 माइनस c, कितना आएगा 3.75। जब मैं, और ये वाला हो गया मेरे पास टोटल एरिया, मल्टीप्लाई कर दो इसकी लोडिंग से, इसको सॉल्व करूंगा कितनी वैल्यू आएगी 17.81 आएगी। तो ये हो जाएगा आपके पास मोमेंट उस पर्टिकुलर सेक्शन पे। जब आपके पास यूडीएल गिवन हो तो मोमेंट कैसे निकालना है ये आपके पास तरीका रहा। अब मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे इस पे शेयर फोर्स भी निकालना है। ठीक है, तो शेयर फोर्स के केस में क्या हो जाएगा, जैसे पर्टिकुलर, अब आप शेयर फोर्स के लिए क्या करोगे, जब शेयर फोर्स मुझे मैक्सिमम कब मिलेगा, शेयर फोर्स मैक्सिमम तब मिलता है जब उस पर्टिकुलर सेक्शन के या तो फोर्स पूरा लेफ्ट में हो या फोर्स पूरा राइट में हो। तो इसके लिए उन्होंने मतलब कैलकुलेशन की है, जिसने ये आईएलडी का टॉपिक बनाया उसने कैलकुलेशन की थी। उसने ये देखा था कि जब मेरे पास जैसे लोड ये है, तो लोड जब यहाँ पे था तो इस पॉइंट पे शेयर फोर्स निकाला, फिर जब लोड यहाँ पहुंचा तो शेयर फोर्स निकाला, यहाँ पहुंचा तो यहाँ से करके जब ये पूरा कंप्लीट पास हो गया तो उसने यहाँ पे इस पॉइंट पे इस सेक्शन पे शेयर फोर्स निकाला। तो उसने देखा कि जब सेक्शन राइट साइड से, सॉरी लेफ्ट से जब कंप्लीट राइट में आ रहा है तो शेयर फोर्स जब निकालते हैं तो वैल्यू चेंज होती है। मैं से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी कि जब मैं पूरा या तो इस साइड में मानूंगा या पूरा इस साइड में मानूंगा तो मुझे मैक्सिमम या नेगेटिव में वैल्यू मिलती है। यानी कि या तो अगर मैं इधर बना लूँ तो मुझे पूरा प्लस में मिलेगा, इधर बना लूँ तो मुझे मिनिमम मिलता है। तो वो केस अपन ने लिया कि पर्टिकुलर सेक्शन के या तो आप पूरा लेफ्ट में मान लो या पूरा राइट में मान लो। अब मैंने यहाँ पे राइट पे क्यों माना है, तो देखो स्पान यहाँ पे गिवन है कितना है, 3 मीटर गिवन है, तो टोटल स्पान इसका 5 मीटर है। तो अगर मैं इस पे रखूंगा तो 3 मीटर तो इस पे आएगा और 2 मीटर इसके पीछे चला जाएगा। तो अपनी बीम तो इतनी है ना, तो बीम के अगर उधर स्पान जा रहा है तो फिर इस पे अपन बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स कैसे निकाल सकते हैं। तो इसलिए क्या किया, अब लेफ्ट में तो आ नहीं सकता, इसलिए मैंने इसको
राइट में माना, तो सेक्शन के कंप्लीट राइट साइड में मैंने यूडीएल रखा, तो यूडीएल के नीचे इतना एरिया आया और इस यूडीएल की कितनी वैल्यू है 2 किलो न्यूटन पर मीटर है। मैक्सिमम ऑर्डिनेट निकालना है, ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल मतलब 9/12 कितना आ जाएगा मेरे पास 0.75 और 3/12 मतलब 0.25। ये वाला ऑर्डिनेट आ गया, तो सिमिलर ट्रायंगल से आप ये वाला ऑर्डिनेट कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसमें क्या करना है, इसका एरिया निकाल लो, इसका एरिया क्या हो जाएगा मेरे पास पैरेलल साइड्स का एडिशन यानी कि 0.75 प्लस 1/3, तो 0.75 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 5 डिवाइडेड बटा 2, ये फॉर्मूला होता है। ये क्या है मेरे पास एरिया इनटू उसकी लोडिंग इंटेंसिटी कितनी है 2 किलो न्यूटन पर मीटर, मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा। तो ये क्या है आपके पास बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स। तो किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर यूडीएल गिवन हो और पॉइंट लोड गिवन हो, वो थ्रू आउट द स्पान मूव कर रहे हैं और आपको सेक्शन गिवन है कि इस सेक्शन पे आपको ये बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स निकालना है, तो आप ऐसे कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। ठीक है, अब अपने को एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में वो पूछ सकता है कि पहली चीज़ तो इसकी जो डेफिनेशंस होती है इसका मीनिंग क्या होता है, तो वो इन्फ्लुएंस लाइन होता है। दूसरी चीज़ क्या दे सकता है कि एक कोई पर्टिकुलर सिंगल लोडिंग दे दे और आपको पूछ लिया सिंपल कि यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट बता दो इस सेक्शन पे और या फिर शेयर फोर्स बता दो। तो यूडीएल के केस में और पॉइंट लोड के केस में आपको एक वन लाइनर न्यूमेरिकल पूछ सकता है, तो ये चीज़ आपको निकालना आना चाहिए। बाकी न्यूमेरिकल्स भी इसमें बनते हैं बट वो बहुत बड़े हैं, तो मुझे नहीं लगता उतने बड़े एग्जाम में आएंगे। और इससे रिलेटेड जो भी अब क्वेश्चंस बनते हैं आईएलटी में वो अपन ऑब्जेक्टिव के थ्रू सॉल्व कर लेंगे। तो अपन जो लास्ट में एक वर्कशीट बनाएंगे पूरे टॉस की, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन इसमें से आए हुए हैं पिछले साल में, तो वो क्वेश्चन सारे अपन एक साथ वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? तो अभी तक आज अपना मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन और इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का टॉपिक खत्म होता है। बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, अब कौन सा टॉपिक बच गया, एक तो मेथड ऑफ सेक्शन बच गया यानी कि जॉइंट मेथड और सेक्शन मेथड बच गया जो अपन ट्रस एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद में जो छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं वो टॉपिक्स अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.